बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी आगे जो टाइप्स पॉसिबल होती हैं उसको देखा था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इनकी ये दो क्लासिफिकेशंस क्यों हैं इसको हमने डिस्कस किया था। फिर इसकी डिस्कशन के बाद मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एरिया जो होता है ना वो गिवन होता है, मैस की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं होती, या उसको फाइंड आउट करना, अप्रॉक्सीमेट करना ज़रा डिफ़िकल्ट टारगेट होता है। तो जहाँ पर मैस की अप्रॉक्सीमेशन या मैस की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह मालूम ना हो, मैस का ना पता हो, ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली हम जो है ना सेंट्रॉयड एक्सिस का सहारा लेते हैं। तो सेंट्रॉयड एक्सिस के ज़रिए जो है ना हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, और जहाँ पर मैस की डिस्ट्रीब्यूशन पता होती है ना वहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है, कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो टाइप्स बन जाती हैं। एक जिसमें मैस अननोन होता है, ठीक है, उस अननोन मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसी तरह एक जिसमें मैस डिफाइंड होता है, जिसमें अनडिफाइंड होता है उस वहाँ पर सिर्फ डायमेंशंस होती हैं हमारे पास, एरिया वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को हम एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे केसेस में एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और बहुत सारे केस दूसरे केसेस में जहाँ पे मैस डिफाइंड होता है, मैस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल से चीज़ें की हैं। फिर इन फिर जो हमारे पास छोटा एलिमेंट हमने कंसिडर किया था डी ए, ठीक है, उसका फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया लिया, फिर सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया लिया, ठीक है। तो उसको सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया को हमने जो है ना एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया, ठीक है, जिसका यूनिट हमारे पास m⁴ आई, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरे केस जिसमें मैथ हमारे पास नॉन था, उसमें एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया डी एम, उसका फर्स्ट मूवमेंट ऑफ मैथ लिया, फिर सेकंड मूवमेंट ऑफ मैथ लिया, ठीक है, और सेकंड मूवमेंट ऑफ मैथ को हमने मैथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया, जिसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये लास्ट टाइम की हमारी थोड़ी सी वो थी, मतलब हमने इसको रिवाइज करने की कोशिश की है। अब आगे हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स सपोज हम एक हमारे पास कोई आई बीम है, ठीक है, तो उसका हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। दो एग्जांपल्स आज हम कवर करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है। तो उसका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो निकालने की कोशिश करेंगे, ये एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट्स सपोज हमारे पास एक आई बीम है जिसका क्रॉस क्रॉस सेक्शन आपको पता है, आई बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह होता है, ठीक है। इसकी डायमेंशंस हम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज 100 मिलीमीटर जो है ना ये डायमेंशन है इसकी, ये वाली, ठीक है। इसी तरह ये 300 है, और ये 200 है, ठीक है, और ये 50 है। और all dimensions are in millimeter। मिलीमीटर में है, और इसका जो चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ठीक हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एक्स एक्सिस में, यानी कि इस बीम के सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट हमने निकालना है, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करना है। अब इस बीम का सेंट्रॉयडल एक्सिस बेसिकली इस बीम का ओवरऑल, इस आई बीम के क्रॉस सेक्शन का पूरा ओवरऑल वो सेंट्रॉयडल एक्सिस कुछ इस तरह ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट बेसिकली निकालना है। तो इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बात रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो और उसका सेंट्रॉयडल एक्सिस कुछ इसी तरह रेफरेंस पर ही है, ठीक है, एक्स वाई, और उसकी हाइट एच है और उसकी ब्रेथ भी है, ठीक है, ये डायमेंशंस हैं इसकी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पता है आई एक्स के अबाउट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका है वो बेसिकली 1/12 बी एच क्यूब, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट लेक्चर में इसको हमने ड्राइव भी किया है, ठीक है। वो क्योंकि ये जो है इसका ये इस रेक्टेंगल के अपने सेंट्रॉयडल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस में से पास करेगा, इस रेफरेंस में से पास करेगा, इसके अबाउट है, इसलिए ये 1/12 बी एच क्यूब इसका बनेगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम सेंट्रॉयडल एक्स इस बॉडी के अपने इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉयडल एक्सिस की बजाय अगर हम इस पॉइंट पर, ठीक है, इस एक्सिस पर अगर हम निकालने की कोशिश करें एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, वाई डैश एक्सिस, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम निकालने की कोशिश करें, मतलब आई एक्स डैश, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए हमें डिस्टेंस एक चाहिए कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, जो कि लेट्स सपोज डी है। तो इसको इस तरह लिखते हैं कि बॉडी का अपने रेफरेंस से, अपने सेंट्रॉयडल एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, वो आई एक्स डैश, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसका अपना ये वाला, ठीक है, प्लस ए डी स्क्वेयर, एरिया इस बॉडी का, और डी जो डिस्टेंस है इसके सेंट्रॉयडल एक्सिस से लेके जिस एक्सिस तक आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट आपने निकालना है, ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है जो किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का जो है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चीज़ बताती है। और ये जो फार्मूला है ये बॉडी के अपने सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। किसी दूसरे एक्सिस पे करना है तो ए डी स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में ए डी स्क्वायर ऐड कर देंगे तो वो आई एक्स डैश, जो एक्स डैश है, ठीक है, इसके अबाउट आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखते हुए हम अब अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। बेसिकली हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये, इसको हम ये बेसिकली इसको डिफरेंट हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा इसका, लेट्स सपोज ये वाला है, एक ये रेक्टेंगल हमारे पास, ये ग्रीन कलर की जो है, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है इस, ठीक है। इसी तरह दूसरा हिस्सा है हमारे पास, ठीक है, वो ये वाली रेक्टेंगल है, ये ब्लू वाली, ठीक है। और इसी तरह तीसरा एक हिस्सा है, तीसरी रेक्टेंगल ये है, ये रेड वाली जो मैंने हाईलाइट की है, ठीक है, तीसरी
दूसरी और ये पहली रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसी तरह हम ये पहली रेक्टेंगल को इधर ऊपर अगर बनाएं, ना भी बनाएं तो ये बेसिकली ये चीज़ बनती है पहली, ठीक है, दूसरी और ये तीसरी, ये 3 रेक्टेंगल्स बेसिकली बनती हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसको ऐसा करते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले ऊपर वाली ग्रीन रेक्टेंगल लेते हैं, मतलब इस पूरी आई बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वैल्यू होगी वो बेसिकली होगी आई एक्स बार विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो हम ऐड करेंगे बाकायदा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले वाली ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, ब्लू वाली, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल का क्या होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स बार ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस आई एक्स बार ऑफ सेकंड प्लस आई एक्स बार ऑफ थर्ड, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू पहली जो रेक्टेंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 बी एच क्यूब। बी कितना है इसका 100, ये हमने इधर लिखा था इसका, ठीक है, 100 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन। बी एच इसका कितना हाइट 200 बी एच क्यूब, ठीक है। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसके जिस एक्सिस के अबाउट हमने निकालना है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने ये बेसिकली निकालना है। तो ये इस पहली रेक्टेंगल जो हमारी है, ठीक है, ये फर्स्ट वाली, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्सिस में से ही पास कर रहा है। तो हम इसके आगे अगर फॉर एग्जांपल ए डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर लिखते हैं ना, तो एरिया तो आ जाएगा लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। इसलिए हम इसको इतना ही रखेंगे 1/12 बी एच क्यूब। फिर दूसरी रेक्टेंगल पे आते हैं प्लस, ठीक है, दूसरी रेक्टेंगल ग्रीन है, हम बल्कि ग्रीन कलर ही ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा 1/12 बी एच क्यूब। बी कितना है इसका 300 और एच की वैल्यू क्या है 50 क्यूब। फिर फर्दर अब इसका सेंट्रो, ये जो फार्मूला 1/12 बी एच क्यूब ये इस बॉडी के अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड किसके अबाउट करना है एक्स एक्सिस, इस पूरे आई बीम के जो सेंट्रोइडल एक्सिस है जो कि यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, इसके अबाउट फाइंड आउट करना है। तो ये इसके अपने के अबाउट था, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा ए डी स्क्वेयर, ठीक है। तो फिर वो इसके अबाउट आएगा, तो प्लस ए डी स्क्वेयर, ए एरिया कितना है 300 × 50, ठीक है, इसका एरिया सेकंड रेक्टेंगल का आ जाएगा 300 × 50, 300 × 50 ए, ये एरिया हो गया डी और डी स्क्वायर भी करना है, वो इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से लेके इसके सेंटर तक का सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, क्योंकि टोटल ये 200 था ना, इसका हाफ 100 यहाँ तक और फिर फर्दर 25 यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 125 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये सेकंड रेक्टेंगल जो है ना उसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह प्लस हम करेंगे थर्ड रेक्टेंगल का,
ठीक है। थर्ड रेक्टेंगल में भी जो कि रेड वाली है 1/12, ठीक है। बी एच क्यूब, बी कितना है, यही 300 ही है, 300 एच, इसकी हाइट सिमेट्री है 50, बी एच क्यूब, ठीक है। प्लस अब इसमें एडी स्क्वायर करेंगे, एरिया कितना 300 इंटू तो 50, 300 इंटू 50, और डी की वैल्यू इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक 100 और इसके हाफ के बराबर 125 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट, ये हमारा जो ब्लू पार्ट था, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगल ये उसका है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का है, ठीक है। सेकंड ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल ऊपर वाली का है, ठीक है। और ये जो रेड वाला है ये हमारा थर्ड रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो आता है हमारे पास, डेट विल बी इक्वल टू 5.42, आप कैलकुलेट करेंगे इसे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸, आपको पता है इसकी जो यूनिट थी वो लेंथ पावर 4 थी, ठीक है। हमने मिलीमीटर में पुट किया सारी वैल्यूज, तो मिलीमीटर पावर 4 आएगी, ठीक है। ये हमारा बेसिकली आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की एक एग्जांपल थी कि किस तरह हम ओवरऑल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। उसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले, कि अगर वो डिफरेंट शेप्स हैं तो डिफरेंट शेप्स, हर शेप का अलग आप निकाल लें, फिर उनको ऐड कर लें, तो वो एक सेंट्रोइडल एक्सिस जिसके अबाउट आपने फाइंड करना है, उसके अबाउट जो है ना हमें ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा। ऑर्गेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 में इसकी एक एग्जांपल की थी, लेकिन वहाँ पर मटेरियल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं किया था जो कि यहाँ पर हमने किया है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, वो बेसिकली वीडियो में है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो कुछ डिटेल्स आएंगी वक्तन फ़वक्तन मैं साथ साथ आपको ऐड करता रहूँगा, तो उसको अब हम जो है ना वो कैलकुलेट देखने की कोशिश। तो ये सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया की थोड़ी डिटेल से एक वीडियो है ये मेरे पास, इसको हम सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इश्यूज बीच में आएंगे वो साथ साथ डिस्कस करते हैं, तो इसको ज़रा गौर से सुने। This session dedicated to understanding of second moment of area. So basically second moment of area is a mathematical term we have defined to understand the distribution of a surface or a surface point with respect to an arbitrary axis. What does it mean? If we recall the term moment of inertia, we have already studied this term in our school, that moment of inertia basically tells us the inertia against the rotational motion. That means that if I am having a body which is able to rotate about an axis, suppose the axis is xx and this body is capable to rotate about this axis, so what would be the value of torque to achieve a particular angular acceleration alpha can be defined with the help of its moment of inertia. So the torque is equal to I alpha, and this moment of inertia basically equivalent to the inertia which we discuss about the linear motion, where we talk about the force is equal to mass into area, where m represent the inertia when we talk about the linear motion. Similarly, the moment of inertia represent the inertia against the rotational motion. Torque
is equal to I alpha, and this moment of inertia basically equivalent to the inertia which we discuss about the linear motion, where we talk about the force is equal to mass into area, where m represent the inertia when we talk about the linear motion. Similarly, the moment of inertia represent the inertia against the rotational motion. This is the another form of this moment of inertia, but particularly we are not talking about here the distribution of mass about a rotation, about an axis of rotation. Instead of that, what we talk about the distribution of area itself. For example, if I am having this kind of a body and I am interested to understand what is the distribution of its area about this axis. This is my axis. So this sort of thing we discussed and understand in the second moment of area. I will also explain the physical significance of second moment of area, or where it is applied particularly in the engineering field. So let's start that the second moment of area, also known as the area moment of inertia or the second area moment. These are the different names. We can call anything that the second moment of area, or sometimes it is called that the moment of inertia of an area. All the terms are similar and meaning is same in all the cases. So now let's try to understand that. I have already said you that this is the moment of inertia. For example, suppose I am having a ring which can be rotated about this axis, which is passing from the center of the ring and which is perpendicular to the surface of the ring. So this sort of area which is perpendicular to surface are known as the polar axis. If I am talking about the axis which are passing from the center but in the plane, these sort of axes are known as the plane, in the axis in the plane, but an axis which is perpendicular to the surface are basically known as the polar axis. And we should remember this term because it will be used for in the study of second moment of area. So moment of inertia basically represent the distribution of mass. Similarly, and what is the application, that it gives the sense that the essence of what is the value of torque required to get a specific angular acceleration. In case of तो ये इसमें आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर एक प्लेन के अंदर हो तो उसको हम जो है ना एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से, यानी कि आई के नाम से वो कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्लेन के अंदर हो जस्ट, लेकिन अगर वो थर्ड एक्सिस की तरफ निकले तो वो पोलर एक्सिस कहलाता है, और वहाँ पर फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली उसे बोलते हैं, ठीक है, जिसको फिर जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। So moment of inertia basically represent the distribution of mass. Similarly, and what is the application, that it gives the sense that the essence of what is the value of torque required to get a specific angular acceleration. In case of second moment of area, it gives the distribution of surface with respect to a particular axis, and its application, one of the apt application of second moment of area is to find the strength of beams. Now you should understand what is a beam. तो जो एप्लीकेशन है ना ज़्यादा एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, जैसे हमने डिस्कशन की थी, वो ज़्यादा बीम्स में या इस तरह की चीज़ें जो एक प्लेन में बेंड हो रही होती हैं, ठीक है, ख़ास एक प्लेन में, तो वहाँ पर होते हैं जहाँ पे ट्विस्टिंग और शाफ्ट्स की रोटेशंस वगैरह इन्वॉल्व आ जाती है ना, वो थर्ड एक्सिस जी एक्सिस की तरफ मूव कर रही होती हैं, पोलर एक्सिस की तरफ, वहाँ पे जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। So beams are basically structural members which are used in many engineering constructions, or to make the frames, or to make the machines or the trusses. Anywhere where we have the structures, we need such long beams. There are many types of beams, cross sections. For example, square, cylindrical, C-section, channel C-section beams आपने देखे होंगे, ठीक है। I-section beams, they are very common in construction purpose,
ठीक है। एल सेक्शन बीम्स, ठीक है, जिनको अक्सर टी जॉइंट्स भी कहते हैं, टी आर गार्डर वगैरह भी अक्सर वो डाले जाते थे। इन दो को जोड़ के ना वो टी भी बनाई जाती थी, कभी कभी टी इकट्ठी भी आ जाती। टी सेक्शन बीम्स भी होते हैं। इसी तरह स्क्वायर के साथ रेक्टेंगुलर बीम भी होते हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ठीक है। And those are subjected to transverse loads and subjected to bending loads where we need so wherever we are having a structure which is subjected to transverse load required the beams. So beam may be of the different cross section. Here I am representing a square section or a cylindrical section or a C section, I section, L section. You may also see different sections like T sections or other sections. So what is the significance of different cross section? Why we only use a square section or a cylindrical section? Why? Because its manufacturing is simple. How we can make these types of structure? Basically we use the rolling process and create and rolling or the extrusion process to make the beams. But what is the requirement of the C section, I section? So let's take an example and try to understand first the beam strength so that we will be more clear about the physical significance of second moment of area. Suppose I am using a beam and I want to use this beam to support a heavy load between these two surfaces. So here the cross section of the beam, what would be the cross section of the beam? If I will cut my beam from this point and I can see the cross section may be of the square, cylinder, I, T, whatever. So this cross section have an important role in the bending strength of this beam. And in what way? This is the topic basically we study in the strength of material course. So I am not going to give in more detail here, but I will give you an essence so that you have a feel about the topic, that what you are going to study. So suppose this beam is loading this weight, and due to the load the beam, obviously cross section plays a very great role in the significance or in the strength of beam. In mechanics of material 1 we have studied that for example the cross section dimensions B width and H height. On these values of cross section, beam strength totally depends, and its stability totally depends upon these dimensions. So 1 by 12 BH cube of rectangular or square beam, it defines how long the beam will stay, or when the beam when and how much the beam will bend upon a particular load. Beam is having a bending, and the bending at the center of the beam is defined by a term delta or del. So what डेल्टा मीन बेंडिंग इसकी कितनी हो रही है, डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली लोड हमारा कांस्टेंट है, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना वो चीज़ डिफाइन करेगी हाउ मच इट विल बेंड, ठीक है, और ये रेजिस्ट कितना करेगा और कब ये टूटेगा, ठीक है। यही चीज़ अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। What would be the value of del basically governed with respect to the different sections. The strength or the deflection value of the beam basically can be defined as the strength of the beam. If the bending of the beam is large, we will say that the beam have lower strength, bending strength, or if the beam is very rigid or doesn't show any deflection, that means the beam is very strong. And that strength is basically proportional to the second moment of area. And how we get this formula, I am not going to give this detail. If you are interested, you have to study the books available for the strength of material course. Here I am just giving you an essence that suppose I am having a T section beam, and here is the centroid of the beam, and an axis is passing from the centroid. This is the depth or the length of the beam, and I want to find that if I am going to use this T section beam at this place, what would be the deflection. So that deflection can be calculated if I know the value of I, and the deflection basically calculated by a formula. I am just giving you a formula, but I am not going in the detail that the del can be calculated by W L cube by 48 EI.
where W is the loading, L is the length of the beam. If I will talk about in this context, so suppose this is the length of the beam, so the deflection of the beam will be WL cube by 48 EI. And why 48? Because this is the case of a L cube by 48 EI. And why 48? Because this is the case of a simply supported beam. For the different boundary condition, the formula changes, but this I here basically gives you the value of del. So this basically strength is also inversely proportional to del. That is mean the strength is proportional. The 1 by del gives that strength, and so that the strength will proportional to the I. Why? Because the del is inversely proportional to I. So now I am not going to any further detail of the strength of beam, and I am just jumping to the expression of the second moment of area, and this is the mathematical expression of the second moment of area. For example, we are having an arbitrary shape body. I am particularly talking about the planar bodies because the whole syllabus for the mechanics at the undergraduate level talks about the planar sections. So here also I am taking a planar body, and suppose I want to find the distribution or the area, second moment of area of this body about this x-x axis or y-y axis. So here will be the formula. How I will calculate? First I will assume a small section area del A, and if I know the distance of the area del A about with respect to the x axis, here will be the formula to get the moment of area about the x-x. Similarly, the moment of area, second moment of area about the y-y. But let me tell you, in this whole subject we are not going to derive the formula for the second moment of area of the different body. Instead of that, what we are going to use, we are going to calculate the second moment of area for very different irregular shapes using the standard shapes, as we have done to calculate the centroid. So here I am showing you that one of the standard shape is a rectangular body, and for a rectangular body, if the centroid of the rectangular body is here, which will be at a distance d by 2 from the base and b by 2 from this side. So if I am interested to find the second moment of area about an axis axis which is passing through the centroid, generally what we call, if an axis passing from the centroid is known as the centroidal axis. So here IXX is defined as one of the centroidal axis, and if I am interested to find AA, what I can do, I can consider a small strip with at a distance y from this axis, and if I will do the integration, finally I will land it to this formula, which is defined by the BD cube by 12. And I request all of you that please remember this formula, because it is not easy to derive this formula every time, and we are going to use such formula frequently to calculate the moment of area of different sections. So for a rectangular body, the mass second moment of area is defined by the BD cube by 12. Similarly, if I am explaining one by one all the moment of area. Suppose this is the rectangular body, and I am interested to find the moment of area about x-x axis, which I already calculated here. So it will be BD cube by 12. Suppose I am interested to find the moment of area about the vertical centroidal axis, which is passing from the centroid but in the vertical orientation. So it will be just opposite. The D and B will be replaced, and now it will be DB cube by 12. So I request or I suggest a student to remember this formula. Please remember the axis. If the axis is cutting this line, then it will be in terms of cube. If the axis is cutting this line, that means the size of this line is defined by the B. So B will be in the cubic term, and the other term which is parallel to the axis will be with the power 1. So here also you can see that this is my axis and this is the side. So B is not in the cubic term, however the D is in the cubic term. Similarly, if you want to find the moment of area of a triangular section about its centroidal axis. So in a triangle, the centroid is at a distance h by 3. If the h is the height of this triangle, this would be h by 3 from the base, and its moment of second moment of area is defined by the bh cube by
36. Similarly, if I am interested to find the second moment of area about the y axis, it is defined by the bh cube by 48. Here very interesting term that these two are not just interchanging terms, but as the distribution of mass about these two sides are not representing by b and h. Similarly, these two formula are not same, and you should remember and that this is having a b cube by 48 and this is having the bh cube by 36. In my one of the session I will definitely explain these two, how we calculate these two, but not this time. Now let's move further and understand one of the important concept, that is the parallel axis theorem. We are going to use it frequently to find the different moment of area, and here I am going to explain you that how we can find just define this term. So suppose I am having a triangle and I know its moment of area about its centroidal axis which is parallel to the base. So this is defined by Ixx and I know the formula will be bh cube by 36. But I want to find the second moment of area about a different axis which is not passing from the centroid but also parallel to this axis. So here I am showing one axis AA which is passing from the base, and I am interested to find the moment of area about this axis. So I have to use the parallel axis theorem, and the parallel axis theorem states that if you want to find the moment of area about an axis, you have to use the centroidal axis as well as the area of the triangle and the distance for which you want to transfer the axis. So here I am showing that the Ixx plus area into h bar square, where h bar is what? H bar is basically a distance for what you want to shift or want to transfer your axis. अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पहले किया था उसमें बेसिकली हमने ये किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना किसी बॉडी का, वो बेसिकली उसके अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई एक्स एक्स प्लस ए डी स्क्वेयर हमने लिखा था. तो वो डिस्टेंस को आप किसी भी चीज़ के साथ रिप्रेजेंट कर दें. यहाँ पर एच बार के साथ रिप्रेजेंट किया गया, नथिंग टू वरी अबाउट. तो ए डी स्क्वेयर ये सेम वही चीज़ है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. पहले हमने रेक्टेंगल पे किया था, यहाँ पे ट्रायंगल पे कर रहे हैं जस्ट, ठीक है. तो ट्रायंगल में अगर इस तरह हम सेंट्रोइडल एक्सिस लेते हैं तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला था. अगर हम वर्टिकली लेते हैं तो उसके लिए वो दूसरा भी जो हमने अभी बात कर रहे थे, ठीक है. तो ये बेसिकली सेंट्रोइडल एक्सिस जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है ना, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. और यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ एरिया फॉर दिस AA. सो XX and AA are parallel and H. So यहाँ पर देखिए ना आप, हमने XX जो एक्सिस है ना उसके अबाउट नहीं ले रहे, अभी हम A के अबाउट ले रहे हैं. यानी कि इस ट्रायंगल की इस बॉटम लाइन के ऊपर जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो इसका डिस्टेंस है ए डी स्क्वेयर ए एच बार स्क्वेयर यानी कि, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करेंगे. Bar is the distance between these two axes. So in my case, suppose I am having a triangle ABC and I know that the Ixx value, and I want to shift or I want to find the moment of area about an axis which is h1 away from this and parallel to this. The formula will be Iaa will be Ixx plus area of the triangle which will be 1 by 2 into b into h and the h1 square. Suppose I want to find the moment of area about another axis which is on the other side and a distance h2 away from this axis xx. So the formula will say that IBB, this axis is my BB axis, will be Ixx plus area of the triangle into h2 square. Now one special case where I want to convey you that suppose I am having a case where I have a triangle and I know that here is the centroid and I am having an axis AA. For what the moment of area is given to us, means for this case a body A, B, C is having a moment of second moment of area IAA about this line, and I want to find the moment of area about another axis which is BB and H2 distance away from AA.
and AA is h1 distance away from the centroid. So now my question is that is it possible to transfer AA directly to BB to get IBB? What does it mean? I want to say that is it okay to write that IBB will be just IAA plus area of the triangle into the square of this distance? So let me explain it again, that if I know the moment of बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ़ द मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, वो गिवन हो इस लाइन के अबाउट एंड यू वांट टू फाइंड अबाउट बी बी लाइन, ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू, जिस तरह एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अपने सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट दिया होता है ना, ठीक है, आई की वैल्यू, उसमें आप ए डी स्क्वायर ऐड कर देते हैं। इसी तरह इस लाइन के अबाउट जो भी इसका आई डबल ए दिया हुआ है उसमें आप जो है ना ए डी स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस डी, ये वाला यानी कि जो H2 है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर वो आ जाएगा, ये वाला आई डबल ए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। area about an axis AA which is not the centroidal axis, and I want to find the moment of area on another axis which is also not a centroidal axis. So is it okay for me to just transfer this axis from here to here, or no, it is not correct? So let me tell you, this is not correct, and why it is not correct, let me explain you. Let, for example, suppose I am having a triangle and I know its centroidal axis moment of inertia is defined by just I, and the area of the triangle is suppose 6. There are two axes AA and BB. Suppose B is 4 unit distance away and A is 5 distance away, and I want to find the IBB and IAA. So as I know that from the parallel axis theorem, if I know IXX, I can transfer XX to either AA or BB to get the value. For example, here I am showing IBB, which will be IXX plus area of the triangle, and the square of the distance for I am transferring here, it is h bar square. So I know that this is the 4. So my moment of area will be I plus 96. On the other hand, if I want to find the moment of area about the AA axis, my IAA will be what? IXX plus 6 into 5 square, that is coming out 25 into 6, that will be 150. So I plus 150. So moment of area about IAA and IBB are defined by I plus 96 and I plus 150. Now let's see that if I want to find the IBB using IAA, I don't want to use the IXX, or I want to use IAA to calculate IBB. So what I will do, I will calculate IBB by using this formula, that is IAA plus area of the triangle and the square of the distance for what I want to shift. So in this case I want to shift it from here to here, that means the 5 plus 4, that means 9. So my answer for IBB will now become I plus 150 itself is IAA plus these two values getting a value 486. So my new value is coming out I plus 626. So what is the correct value? Is it this is the correct or that one is the correct? So please remember, this is not a correct approach. Whenever you want to shift an axis, you have to use the centroidal axis. You cannot use any other axis, otherwise your answer will not be correct. And why it is happening? Because once you are transferring from this value from here to here, and then again you are transferring here to here, so basically you are using this distance two times. Once you are coming from here to here, you are considering this distance. When you are going from here to here, so you can make that you are going from here to here and then here to here. So ultimately you are mapping this distance two times, which is not correct. So this is one of the thumb rule, that whenever you want to shift axis, you will always shift the centroidal axis. Thumb rule here to here and then here to here, so ultimately you are mapping this distance two times, which is not correct. So this is one of the thumb rule, that whenever you want to shift axis, you will always shift the centroidal axis. Now quickly I am showing the moment of area of different shapes, which we are going to discuss in detail in my next lecture. But here this is the case when I am having a right angle triangle having the two centroidal axes, and the moment of area about the two centroidal axes are basically BH cubed by 36 and HB cubed by 36. Here you see that these two terms are basically going to interchange, but if you will recall that in case of a
other kind of triangle which is not a right angle triangle, and if I am interested to find the moment of area about these two centroidal axes, one of the centroidal axis is BH cubed by 36, but other centroidal axis is basically AHBU cubed by 48. But here if you are talking about the right angle triangle, these two values are just similar, only B and H are interchanging. In case of a circular body, the moment of area about any of the axes passing from the center are the centroidal axis, and that is defined by pi by 64 d to the power 4, where d is the diameter. In case of a semicircle, the semicircle has these two centroidal axes. So here also one of the centroidal axis which is parallel to the diameter is 4r by 3 pi distance away, and for this axis, this is my x-axis, the centroidal the moment of area is defined by 0.11 r to the power 4. I request students, please remember this formula, because you are not going to derive this formula, you are going to use these formulas to calculate the moment of area for different sections. Similarly, for the vertical axis, it is just half of this value, so this will be half pi by 64 d to the power 4. And for a quarter circle, here is the centroidal axis, and for both the centroidal axis the moment of area are equal, and which is equal to half of this value, which is 0.11 r to the power 4 by 2. In my next lecture we are going to further discuss that the moment of area of the circular section, and then we will solve some important problem. Thank you. This तो बेसिकली आपको ना ये फार्मूलाज ज़रा याद रखते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, इस तरह कुछ शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ को ज़बानी याद रखना ये आपका काम है, कभी भी ये यूज़ हो सकते हैं। ख़ासकर ये हम जो एग्ज़ाम करेंगे उसमें इस तरह की चीज़ें जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो रही होंगी, क्रॉस सेक्शंस मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ दे दिए जाएंगे, तो उन्होंने वो सॉल्व करना होगा। तो आपको ये इक्वेशंस ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मतलब इतना कम्प्लेक्स नहीं लेके जाना चीज़ों को। तो आपको ये चीज़ें कुछ पैट याद रखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ की वैल्यूज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे हम वो अपने सेशन में डिस्कस करेंगे इसे। अल्लाह हाफिज़।